योगी और केंद्रीय नेतृत्व के बीच में 36 का आंकड़ा ये जग जाहिर है। कोई ये मान ही नहीं सकता कि एसआईटी की ये रिपोर्ट बगैर मुख्यमंत्री के संज्ञान के कोर्ट में जमा हुई होगी। तो गुंडे जब मंत्रिमंडल में होंगे तो उनका व्यवहार भी ऐसा ही होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति इतने निचले स्तर पे आ गई है कि ऐसे लोग भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह पाते हैं। कितने भी राम के भव्य मंदिर बने, कितने भी दिए जले, कितने भी कॉरिडोर बने, कितने भी गंगा को अर्घ्य दी जाए और प्रधानमंत्री मंत्रोच्चार करते हुए पूजा करे, इन सब से वो पाप धुलते नहीं जो टेनी महाराज और उनके बेटे ने किए। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखेड़े बोलता है। अशोक वानखेड़े बोलता है तो फिर अशोक वानखेड़े तोलता है, और इस बार तुलेंगे टेनी महाराज उर्फ अजय मिश्रा उर्फ राज्य मंत्री गृह मंत्रालय केंद्र सरकार। आपको वो तारीख तो याद होगी, 3 अक्टूबर 2021 लखीमपुर खेरी में दोपहर का समय था। किसान भाई आंदोलन करते हुए रास्ते पे जा रहे थे। पीछे से एक जीप आती है, थार ब्रांड की, महिंद्रा की, और वो किसानों के बीच में घुसती हुई, उनको उड़ाती हुई आगे चली जाती है। आगे जाके वो पलट जाती है। उसमें से जो लोग हैं जीप चलाने वाले आंदोलनकारियों के और उनके बीच में मारापीटी होती है। कुल मिला के 8 लोग मारे जाते हैं। एक पत्रकार भी था उसमें। और जब ये हादसा हुआ तब गोदी मीडिया लगातार ये कह रहा था कि किसानों ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा। लेकिन जब वो वीडियो धीरे धीरे मार्केट में आने लगे तो देश को समझ में आ गया कि ये किसानों के ऊपर किया हुआ एक आक्रमण था। और सब किसान जो वहाँ पे देख रहे थे, चश्मदीद गवाह थे, उन्होंने कहा कि अजय मिश्रा जो गृह राज्य मंत्री है गृह मंत्रालय में, उनके बेटे आशीष मिश्रा यानी टेनी महाराज के बेटे मुन्नू महाराज गाड़ी चला रहे थे। वहाँ फायरिंग भी हुई, लेकिन इन बातों को कल्पित बताया गया। अजय मिश्रा जी ने वहाँ आह्वान किया कि यदि मेरा बेटा उस जगह पाया गया या आप साबित कर दो तो मैं राज्य मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन लोगों के दबाव में सामने जो तथ्य आए, वीडियोज़ आए, उनको देखते हुए सरकार को आशीष मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। 2 दिन वो फरार रहे, उनके घर के ऊपर नोटिस लगाई गई और उसके बाद वो गिरफ्तार हुए। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पूरे बात को ध्यान में रखते हुए संज्ञान लिया। कुछ वकील रिट पिटीशन फाइल कर रहे थे। इन सब का मिलकर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इसे मर्डर केस जैसा इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, और लगातार सर्वोच्च न्यायालय इस पर नज़र रखा हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर एसटीसी की फॉर्मेशन किया, स्पेशल टास्क फोर्स बनाई, और वो इसमें इन्वेस्टिगेशन करते रही थी। और उस टास्क फोर्स की एक रिपोर्ट टास्क फोर्स ने न्यायालय में जमा की। उसमें ये टास्क फोर्स की रिपोर्ट कहती है कि ये जो किसानों की हत्या हुई है ये एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत हुई है, ये मात्र एक्सीडेंट नहीं था। और जैसा ही ये षड्यंत्र में धाराएं बदल जाती है तो पहले जो आशीष मिश्रा थे उनके ऊपर धारा 279, 338, 304A, लेकिन जैसा ये एसआईटी का रिपोर्ट सबमिट हुआ न्यायालय में, उसके बाद धाराएं बदल गई। धाराएं 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, 302 मर्डर, 326, 34, 120A षड्यंत्र, 147, 148, 149। अब इस धारा लगते ही आशीष मिश्रा की तो मुश्किलें बढ़ गई। लेकिन जब ये गहरी साजिश है, ऐसी एसटीसी कहती है, तो फिर इस साजिश को अंजाम तो मोनू जी ने यानी आशीष मिश्रा जी ने दिया था। लेकिन फिर ये षड्यंत्र किसने रचा था, ये साजिश किसने की थी? अब हम आपको लेके चलते हैं। इसके पहले जो मिश्रा जी ने कहा, अजय मिश्रा जी ने संबोधन करते हुए उन्होंने कहा कि आप इस पे मत जाइए कि मैं मंत्री हूँ, आप इसमें मत जाइए कि मैं सांसद हूँ, आप मेरा अतीत देखिए मैं क्या था। मैं किसी के सामने झुकता नहीं हूँ, मैं चुनौतियों को स्वीकार करता हूँ। मैं लखीमपुर खेरी के रास्ते पे तुम लोगों को घूमने नहीं दूंगा। सही किया उन्होंने, और जो उन्होंने बोला वो उनके बेटे ने करके दिखाया। जो लखीमपुर खेरी के रास्ते पे लोग घूम रहे थे
विरोध करते हुए उनकी हत्या हुई। उसके साथ ही लगातार विपक्ष से लेकर पूरे देश से एक ही मांग उठ रही है कि अजय मिश्रा जैसे लोग केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्या कर रहे थे। 2014 का लोकसभा का चुनाव याद कीजिए, तब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी ने इसी उत्तर प्रदेश में कहा था कि चुनाव जीतने के बाद यदि मैं सत्ता में आता हूं तो मैं सबसे पहले जो सांसद चुन के आए उनके जो एफिडेविट दिए हैं इलेक्शन कमीशन को, उनके हिसाब से उनके ऊपर जो गुन्हे हैं उनके ऊपर तुरंत मुकदमे चलाने की बात करूंगा और जिनको सज़ा होनी है वो पार्लियामेंट से चले जाएंगे। मैं अपराध मुक्त राजनीति चाहता हूं, मैं सबसे पहले पार्लियामेंट को साफ करूंगा। लेकिन 2014 से 2021 तक इतना पानी बह चुका था उसी गंगा में, जिस गंगा ने अपने बेटे को बुलाया था चुनाव लड़ने के लिए, कि अब नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में 44% लोग दागी हैं। उनमें से कुछ लोगों पे हत्या का प्रयास और बलात्कार जैसे जघन्य अपराध है। टोनी महाराज उसी में से एक है। गृह मंत्रालय का दुर्भाग्य है कि गृह मंत्रालय में दोनों राज्य मंत्री वो है जिनके ऊपर हत्या के मुकदमे चल रहे हैं। अजय मिश्रा जो राज्य मंत्री है, उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनके ऊपर तो हाई कोर्ट में निर्णय पेंडिंग है 2018 से। वो एक बाहुबली की छवि रखते हैं जिसे शुद्ध हिंदी में गुंडा कहा जाता है। तो गुंडे जब मंत्रिमंडल में होंगे तो उनका व्यवहार भी ऐसा ही होगा। आज जब कुछ पत्रकारों ने पूछा कि ये जो एसआईटी की रिपोर्ट है, इससे जो धाराएं बदली है आपके बेटे के बारे में, इसके ऊपर आपके बेटे की स्थिति और ज़्यादा परेशानी वाली हो गई, तो उसके एवज में जो उन्होंने भाषा का उपयोग किया, बेवकूफ़ साले मीडिया वाले गाली गलौज पे उतर आए, हाथापाई पे उतर आए। ये ओरिजिनल कैरेक्टर है अजय मिश्रा का। लेकिन शायद उत्तर प्रदेश की राजनीति इतने निचले स्तर पे आ गई है कि ऐसे लोग भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह पाते हैं। अजय मिश्रा की खासियत ये थी कि योगी जी उनको पसंद नहीं करते थे, और जो योगी जी को पसंद नहीं है वह शायद केंद्रीय नेतृत्व को पसंद है, क्योंकि योगी और केंद्रीय नेतृत्व के बीच में 36 का आंकड़ा ये जग जाहिर है। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई दोनों एक दूसरे की बहुत बड़ाई करते हैं, लेकिन राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि दोनों एक दूसरे को निपटाने का प्रयास करते हैं। जो एसआईटी की रिपोर्ट है वो जिन पुलिस कर्मियों ने दी है वो गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं, और गृह मंत्रालय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के अधीन है। कोई ये मान ही नहीं सकता कि एसआईटी की ये रिपोर्ट बगैर मुख्यमंत्री के संज्ञान के कोर्ट में जमा हुई होगी। इसका मतलब टेनी महाराज का पूरा हिसाब योगी जी ने कर दिया, और केंद्र सरकार के लिए इतनी बड़ी किरकिरी हुई कि हमारे पास खबर है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय नेतृत्व ने टेनी महाराज को लखनऊ से दिल्ली बुलाया है। हो सकता है उनका इस्तीफा हो। यदि इस्तीफा नहीं हुआ तो फिर जिसका बेटा जघन्य अपराधों में बंद है, जिस अपराध के लिए शायद उनको भी जेल जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने उस्काया था, यदि ये षड्यंत्र है तो फिर ये साजिश है, तो साजिश रची किसने? और साजिश रचने में वो आदमी हो सकते हैं जो बताते हैं कि मेरा अतीत क्या है। इससे सरकार बहुत बैकफुट पे आई। लोकसभा में जब इसके चर्चा का विषय हुआ तो सरकार के मंत्री कहते हैं कि ये विचाराधीन मामला है सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन मामला था, लेकिन क्या सर्वोच्च न्यायालय में जो विचाराधीन मामले हैं वो सदन के पटल पे डिस्कस नहीं होते? चर्चा तो मांगी थी। क्या इस्तीफा देना या इस्तीफे की मांग करना या इस षड्यंत्र किसने रचा इसके ऊपर केंद्र सरकार का वक्तव्य जानना, क्या ये सरकार का दायित्व नहीं इस पे बात या चर्चा हो? लेकिन सरकार को पता है कि जितनी चर्चा ज़्यादा होगी, जितने छिलटे उतरेंगे प्याज के, उतना प्याज नंगा होगा। उत्तर प्रदेश में घमासान मचा हुआ है। 2022 में विधानसभा के चुनाव हैं। ब्राह्मण वोट भी चाहिए। यदि अजय मिश्रा का इस्तीफा होता है तो फिर योगी जी के दीवार पे एक और फोटो लग जाएगी, एक और ब्राह्मण निपटा दिया। योगी जी पे आरोप है कि वो ब्राह्मणों के साथ लगातार दुर्व्यवहार कर रहे हैं, और एक ठाकुर की ठाकुराई पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है। अजय मिश्रा के निकलने से भले ही वो ब्राह्मणों के बड़े नेता नहीं हैं, लेकिन ब्राह्मण फिर कहेंगे कि फिर ब्राह्मण है इसलिए शहीद हुए। सही मायने में तो गुंडों की जगह होनी ही नहीं चाहिए राजनीति में। लेकिन ये दुर्भाग्य है
जहाँ गुंडे नेताओं के दरबार में सलाम ठोकने आते थे, अब नेता गुंडों के दरबार में सलाम ठोकने आते हैं। ये देश के लोकतंत्र और प्रजातंत्र का दुर्भाग्य है। और जो जननायक अपराध मुक्त राजनीति की बात करते हैं वो अपराध युक्त राजनीति ही करते हैं। ये दूसरा दुर्भाग्य है और लोग ठगे से महसूस होते हैं। जिस हिसाब से किसानों को रौंदा गया, 8 लोग मारे गए, 8 परिवार बर्बाद हुए, उनके बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया। क्योंकि जब कोई शहीद होता है तो 2 दिन के लिए सभी आंसू बहाते हैं, लेकिन क्या 5 साल बाद किसी ने किसी को पूछा कि 5 साल पहले जो शहीद हुआ उसके परिवार की स्थिति क्या है? मित्रों, यदि कोई शहीद का परिवार आसपास हो तो जाके देखना। 2 दिन की चांदनी होती है, सारे लोग आते हैं, गाने गाए जाते हैं, फोटो छपते हैं, वक्तव्य लिया जाता है, मातम मनाया जाता है, लेकिन फिर 10 दिन के बाद फिर वही शांति और परिवार अपने भाग्य पर रोता है। आज टेनी महाराज का इस्तीफा जितना लेट होगा उतना सरकार का संकट बढ़ता जाएगा। सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास खास तौर पर, और भारतीय जनता पार्टी के पास भी अब नैतिकता का वो बल नहीं रहा जिसके भरोसे वो बहुत बातें करते थे। यदि धर्म की बात होती है तो कौन से धर्म में हत्यारों को साथ देना है, और वो भी किसानों के हत्यारों को? ये समझ के परे है। हम वर्तमान में जी रहे हैं, लेकिन वर्तमान में बार बार पुराणों का तड़का लगता है और लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन हत्यारा हत्यारा होता है। कितने भी राम के भव्य मंदिर बने, कितने भी दिए जले, कितने भी कॉरिडोर बने, कितने भी गंगा को अर्घ्य दी जाए और प्रधानमंत्री मंत्रोच्चार करते हुए पूजा करे, इन सब से वो पाप धुलते नहीं जो टेनी महाराज और उनके बेटे ने किए हैं। और इसकी सज़ा देता है। सज़ा वर्तमान में सज़ा के मायने किसी की हत्या नहीं होती, सज़ा के मायने उन्हें सत्ता से बेदखल करना होता है। यही डर सता रहा है बीजेपी को, क्योंकि दिन ब दिन विरोधियों के रैलीज में बढ़ती हुई भीड़ देख के कहीं ना कहीं सारे तरकश के तीर आजमाने के बाद भी जब स्थिति काबू में नहीं आ रही उत्तर प्रदेश की, पंजाब की, उत्तराखंड की, तो अब धर्म का तड़का लगाया जा रहा है। बार बार बड़े बड़े सम्मेलन किए जा रहे हैं, धर्म की दुआई दी जा रही है, एक हिंदू महापुरुष की एक छवि गाड़ने का प्रयास कर रहा है। लेकिन हिंदी में कहावत है, बिना भजन भोजन ना भजन हो गोपाला। पेट में यदि लोगों के अन्न नहीं है, हाथ में रोजगार नहीं है, बिजली नहीं है, खेतों के लिए बीज नहीं है, खाद नहीं है, यदि ऐसी समस्याएं हैं तो फिर सरकार का ये जो धर्म का दाव है वो मुझे खाली जाते हुए दिखाई देता है। आप अनाज ज़रूर दे रहे हो, 5 किलो अनाज दे रहे हो, 5 का 10 किलो किया, आप तेल दे रहे हो, चना दे रहे हो, मसाले दे रहे हो, लेकिन ये भीख कब तक, ये उधार का सिंदूर कब तक चलेगा? लोगों की स्थिति कैसी क्यों हुई उत्तर प्रदेश की जनता की कि उनके सरकार, राज्य की सरकार के ऊपर 6 ट्रिलियन का कर्जा है और खर्चा लगातार बरकरार हो रहा है, कर्जा रोज बढ़ रहा है। काश, मुझे लगता है, डर है इस बात का कि एक दिन ऐसा ना आ जाए कि उत्तर प्रदेश के बजट में से 50% बजट मात्र कर्जे का ब्याज देने में निकल जाए और फिर एक आर्थिक अराजकता सामने होगी। ये जो आर्थिक व्यभिचार इस सरकार का चल रहा है उसे कहीं ना कहीं पूर्ण विराम देने की ज़रूरत है, और यह पूर्ण विराम मतदाता ही दे सकते हैं, उस बटन दबा के जिससे आप अपने भविष्य का निर्वहन करते हो। आज इतना ही, फिर आऊँगा किसी नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिएगा हिंद वॉइस।